नेशनल डिफेंस एकेडमी क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें किस तरह का एग्जाम होता है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, इसका हिस्टोरिकल जेनेसिस, हाउ दिस इंफ्रास्ट्रक्चर केम इनटू एग्जिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी लेंगे हम लोग। आपको मैं बताऊं कि ये एक वर्ल्ड का जैसे प्रीमियर एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, जो कि सबसे सर्वोत्तम एक ट्राई सर्विसेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए गिना जाता है, जिसमें आप आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के तीनों कैडेट्स की ट्रेनिंग होती है। अब हम बात करते हैं कि ये लोकेशन इसकी कहाँ है, वेयर इज इट लोकेटेड। सो आप अगर इंडिया का मैप देखें तो उसमें महाराष्ट्र का जो आप स्टेट का एक मैप देखें तो उसमें एक पुणे एक बहुत बड़ी सिटी है, उसके आउटस्कर्ट्स पर एक जगह है खड़कवासला, जो कि लगभग वहाँ से 15-1 किलोमीटर दूर है। खड़कवासला में जो है पूरी नेशनल डिफेंस एकेडमी सिचुएटेड है। उसमें इसका पूरा ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे आप फायरिंग रेंजेस की बात करें, आप ट्रेनिंग ब्लॉक्स की बात करें, एकेडमिक ब्लॉक्स की बात करें, लेक, स्विमिंग पूल्स, for the aviator flying also, microlight flying also. So everything is there within the National Defense Academy compound और complex in खड़कवासला। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वर्ल्ड का पहला ऐसा ट्राई सर्विसेज इंस्टीट्यूट है, इसके जेनेसिस के बारे में बात करेंगे, जहां आर्मी, एयरफोर्स, नेवी तीनों की जो कैडेट्स की ट्रेनिंग है अंडर वन अम्ब्रेला, अंडर वन शेड, विद इन वन कॉम्प्लेक्स, ये इट इज कंडक्टेड, एक जगह में ही पूरी ट्रेनिंग होती है। सो इसीलिए इसको वर्ल्ड का सबसे सर्वोत्तम जो है प्रीमियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कहा जाता है। अब हम बात करते हैं इसके जेनेसिस की या हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव की, कि ये बना कैसे, इसकी सोच कैसे आई, इसका कॉन्सेप्चुअली इसको कैसे लिया गया। तो मैं आपको बताऊं, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था, आपको मालूम है इसकी डेट्स 1939 टू 1945, तो उस टाइम जो भारत के जो कमांडर इन चीफ थे, फील्ड मार्शल औचन लेक, उनके दिमाग में एक कॉन्सेप्चुअली वो आया कि हमारे इंडिया में भी, ये मैं प्रायर टू पार्टीशन की बात कर रहा हूँ, भारत की विभाजन और भारत की जो स्वतंत्रता है उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने सोचा कि एक हमारे पास ऐसी एकेडमी होनी चाहिए जो कि समवट ऑन दी लाइन्स ऑफ यूएस मिलिट्री एकेडमी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो एक मिलिट्री एकेडमी थी उसकी लाइन्स पे होनी चाहिए, उस लाइन्स की उस कॉन्सेप्चुअली उसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ होनी चाहिए, जिसमें तीनों अंगों के, सेना, नेवी एंड एयरफोर्स, इनके कैडेट्स की ट्रेनिंग कराई है सर। तो उन्होंने कमेटी फॉर्म करी और कमेटी ने ये रिपोर्ट लगभग 1946 में कंप्लीट करके दी। भारत का विभाजन हुआ, भारत को स्वतंत्रता मिली, और उस कमेटी की रिपोर्ट के ऊपर आधारित एक ज्वाइंट सर्विसेज विंग, जिसको हमने उसमें आर्म फोर्सेस एकेडमी कहा, जिसको आज की डेट में जैसे इंडियन मिलिट्री एकेडमी के नाम से जानते हैं, उस टाइम पर ज्वाइंट सर्विसेज विंग क्लेमेंट टाउन देहरादून में और आर्म फोर्सेस एकेडमी देहरादून प्रेमनगर में, जो जहां आज IMA है, वहां आप देखते हैं उसको। तो इसकी स्थापना करी गई 1 जनवरी 1949 को, बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ द कमिटी, कि हमारी एक जरूरत है जिसमें हमारी तीनों सेना के अंगों के कैडेट्स को ट्रेन किया जाना चाहिए। अब लेकिन सिस्टम ट्रेनिंग का अभी भी वही था। 3 साल की अगर ट्रेनिंग थी तो 2 साल की जो ट्रेनिंग थी तीनों अंगों के कैडेट्स की, ये JSW ज्वाइंट सर्विसेज विंग क्लेमेंट टाउन या देहरादून में होती थी, और उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग के लिए जो नेवल कैडेट्स वो जाते थे ब्रिटिश नेवल कॉलेज, डार्टमाउथ एक जगह है यूनाइटेड किंगडम में, वहाँ 1 साल की ट्रेनिंग करते थे। और जो एयरफोर्स के जो कैडेट्स 2 साल की यहाँ ट्रेनिंग समाप्त करते थे, वो 1 साल की ट्रेनिंग के लिए रॉयल एयरफोर्स कॉलेज क्रैनवेल UK में जाते थे, यूनाइटेड किंगडम में। सो सिस्टम अभी भी वही था, 2 साल की ट्रेनिंग यहाँ, 1 साल की वहाँ, फॉर नेवी एंड एयरफोर्स। आर्मी के कैडेट्स आर्म फोर्सेज एकेडमी, जिसको आप आज IMA के नाम से जानते हैं, वहाँ 1 साल के लिए ट्रेनिंग होती थी। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग और इसमें बात मैं आपको रोचक आपको बताना चाहता हूँ, जेनेसिस, क्योंकि इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकली, कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वर्ल्ड वॉर 2, तो लगभग 1941 में हमारे इंडियन ट्रूप्स भी एलिट फोर्सेस की तरफ से लड़ाई लड़ रहे थे। और अगर आप अफ्रीकन मैप देखें तो उसमें एक कंट्री है सूडान। सूडान के लिबरेशन के लिए वर्ल्ड वॉर 2 में हमारी भारतीय सेना के जवान भी वहाँ गए, उन्होंने वहाँ बैटल लड़ाई लड़ी, वॉर हुआ,
कई लोगों का बलिदान भी देना पड़ा भारतीय सेना को। तो इसको ग्रेटिट्यूड, इसका थैंक्स बोलने के लिए सूडानीज गवर्नमेंट ने 1 लाख पाउंड उस टाइम गवर्नमेंट को दिए। अब 1 लाख पाउंड जब दिए, ये ग्रेटिट्यूड को देने के लिए, मतलब थैंक्स बोलने के लिए कि आपने हमारे जो है मदद करी है लिबरेशन इंडियन सेना ने। तो इंडियन गवर्नमेंट को 1 लाख पाउंड मिले। लेकिन भारत का विभाजन उस टाइम हो चुका था, तो एज पर दी रेशो या अनुपात जो डिसाइड करा गया, उसमें 70% जो है इंडिया के हिस्से में आना था और 30% पाकिस्तान में। तो 70,000 जो पाउंड्स हैं वो इंडिया को मिले और 30,000 पाउंड पाकिस्तान को। तो 70,000 जो पाउंड्स मिले इंडिया को, उसकी लगभग वैल्यू उस टाइम पर 14 लाख रुपीस थी। तो उसको इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड करा कि उसको जो नेशनल डिफेंस अकेडमी, उसका जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसमें यूज़ किया जाए। अब इसको मैं आपको अगर अंग्रेजी में समझाऊं तो रेसिप्रोकेशन ऑफ ग्रेटिट्यूड। अगर सूडानीज गवर्नमेंट ने कुछ ग्रेटिट्यूड दिखाया, थैंक्स गिविंग, तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी जो एनडीए का जो मेन ब्लॉक है उसमें अगर आप जाएं आज भी, तो उसका नाम जो है सूडान ब्लॉक रखा है। जो मैसिव इंप्रेसिव, जो सबसे पहला ब्लॉक जिसमें आप देखते हैं एक एयरक्राफ्ट में बाहर पार्क है, उसको अगर आप देखें तो वहां पर आप देखेंगे उसका नाम सूडान ब्लॉक है। अब हम बात करते हैं कि नेशनल डिफेंस अकेडमी में अगर कोई भी कैडेट जाता है किसी एग्जाम के थ्रू नेशनल डिफेंस अकेडमी के, तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है, उसकी अहर्ताएं क्या है, आपके अंदर क्या एज क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, आप अनमैरिड मेल या फीमेल कैंडिडेट होने चाहिए, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, मतलब आपकी सिटीजनशिप इंडिया की होनी चाहिए, या फिर आप नेपाल के सब्जेक्ट हो, या फिर आप किसी कंट्री से माइग्रेट होकर आए जैसे पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीकन कंट्रीज ऑल्सो, आप वहाँ से माइग्रेट होकर आए, जिनको हम PIO बोलते हैं, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। लेकिन जब आप माइग्रेट हुए हैं तो आपका इरादा, इंटेंशन आपका होना चाहिए कि आप वहाँ परमानेंटली सेटल हो इंडिया में। सो ये दो जो लास्ट की अहर्ताएं मैंने बताई, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड माइग्रेटेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, इनके लिए इंडियन गवर्नमेंट एक स्पेशल सर्टिफिकेट इशू करती है, वो आपके पास होना चाहिए जब आप अप्लाई करें नेशनल डिफेंस अकेडमी के एग्जाम के लिए। एज आपकी 16.5 ईयर्स टू 19.5 ईयर्स होनी चाहिए, 16.5 से 19.5। और जब आप इसका नोटिफिकेशन देखेंगे एग्जाम का नेशनल डिफेंस अकेडमी का, तो उसमें 2 डेट दी रहती है जिसमें आपको बताते हैं कि इस डेट से आप पहले पैदा नहीं होने चाहिए, और एक डेट जिसके बाद आपकी डेट ऑफ बर्थ नहीं होनी चाहिए। सो इट इज़ वेरी क्लियर, जब आप देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। लेकिन आपकी जो एज है वो 16.5 से 19.5, और इसमें आपको सर्टिफिकेट जो है मैट्रिकुलेशन, बर्थ सर्टिफिकेट, ये जो गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दीज आर एक्सेप्टेबल। इसके बाद आपको 12th पास होना चाहिए, 10+2, और ये किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या किसी भी रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशन बोर्ड से। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि अगर आप एयर फोर्स, नेवी या इंडियन नेवल अकेडमी में एक 4 इयर्स का जो कैडेट स्पेशल एंट्री कोर्स होता है 4 इयर्स के लिए, इन तीनों की एंट्री के लिए एयर फोर्स, नेवी जो कि NDA की बात हम कर रहे हैं, और एक 4 इयर्स का जो स्पेशल टेक्निकल स्पेशल कोर्स होता है वो INA में होता है, इंडियन नेवल अकेडमी में। उन तीनों के लिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स होनी चाहिए। एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊं, जब आप 12th स्टैंडर्ड के लिए एग्जाम दे रहे हैं फाइनल, तो आप लास्ट उसके एक पहले अटेम्प्ट में आप एग्जाम दे सकते हैं NDA का। जब तक आप अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं देते तब तक आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट एजुकेशन के चल जाते हैं, देयर इज नो इशू। दैट मीन्स अगर आपका मार्च अप्रैल में 12th का एग्जाम है, तो उससे 1 साल पहले वाला सितंबर का एग्जाम नेशनल डिफेंस अकेडमी का प्रिपेयर कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम होता है। एक तो रिटर्न क्वालिफाई करने के बाद आपको SSB की जो कॉल है वो थोड़ा 2-3 मंथ्स लगते हैं। बाय द टाइम यू कंप्लीट द इंटायर प्रोसीजर, आपके पास जो सर्टिफिकेट्स हैं एजुकेशन के और क्वालिफिकेशन के, आपके पास मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट आ जाने चाहिए। तब तक प्रोविजनली दीज डॉक्यूमेंट्स आर एक्सेप्टेड। अब हम बात करते हैं NDA में वैकेंसीज की। तो वैकेंसीज इसमें मैं आपको बताऊंगा मेल और फीमेल दोनों कैडेट्स की।
अगर आप आर्मी में देखें तो आर्मी में, जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ, ये जो है जून का नोटिफिकेशन है, उसके लिहाज से ये जो है वैकेंसीज है। वैकेंसीज मे नॉट बी फिक्स्ड, बट दीज आर, थोड़ा बहुत उसमें वेरिएशन होता है। जैसे आर्मी में आप देखें तो 218 जो वैकेंसीज हैं, दीज आर फॉर द मेल कैंडिडेट्स, एंड 10 जो ब्लैक आप लेटर्स देख रहे हैं वो फीमेल के लिए। सिमिलरली एयरफोर्स में फ्लाइंग 92, 2 फॉर गर्ल्स, टेक्निकल एंट्रीज 18, 2 फॉर गर्ल्स, नॉन टेक्निकल 10, 2 फॉर गर्ल्स। नेवी में टोटल ऑल टुगेदर 42 एंड 6 फॉर गर्ल्स। एंड इंडियन नेवल एकेडमी में 34 जो वैकेंसीज हैं, 5 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर द फीमेल। सो टोटल ऑल टुगेदर 404 वैकेंसीज एंड 27 फॉर गर्ल्स। अब हम बात करते हैं एग्जाम, यानी कि परीक्षा का पैटर्न क्या है, उसमें क्या क्या होता है, सब्जेक्ट क्या है, उसका तरीका क्या है, कैसे आप अप्लाई करेंगे। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो एग्जाम है साल में 2 दफ़ा होता है, 2 बार होता है। एक बार होता है आपका अप्रैल में फर्स्ट संडे को और सितंबर के फर्स्ट संडे को। और जो अप्रैल वाला एग्जाम है उसका जो नोटिफिकेशन यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो देता है वो दिसंबर के मंथ में देता है, और जो सितंबर वाला एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन जून के मंथ में आता है। ये आप पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा और आप इसको जो है साइट पे भी देख सकते हैं। एंड देयर आर ऑल टुगेदर 78 सेंटर्स, 78 सेंटर्स आर देयर इन द इंटायर कंट्री, जहां पर आप अपना फॉर्म आप एप्लीकेशन दे सकते हैं कि आप उस सेंटर में जाकर के एग्जाम में अपीयर होना चाहते हैं। आपका जो पूरा एग्जाम है, सिंस इट इज एन ऑप्शनल एग्जाम, सारे जो क्वेश्चंस हैं उसमें विकल्प हैं, तो वो उसमें जो है आपको एक OMR शीट मिलेगी, ऑप्टिकल मैग्नेटिक रीडर वाली एक आपको शीट मिलेगी, जिसमें आपने सिर्फ आपने उस सर्कल को जिसको आपको लगता है आंसर, उसको ब्लैक करना है। एक क्वेश्चन, उसके 4 जो है सर्कल्स मिलेंगे, जो आपको लगता है ABCD, आप उसको ब्लैक करना है। ये इसका सिस्टम है, बिकॉज इसकी जो मार्किंग है, एवरीथिंग इज डन ऑटोमेटिकली थ्रू दी कंप्यूटर्स, थ्रू दी मशीन्स। अब इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग इसमें, अगर आपने एक क्वेश्चन के आगे 2 गोलों में 2 सर्कल्स को ब्लैक कर दिया, चाहे उसमें एक करेक्ट भी हो, लेकिन इट इज टेकन एज नेगेटिव। सो आपको हर मार्क में, जितने भी टोटल मार्क्स होंगे क्वेश्चन के, उसके आपको 33% मार्क्स को नेगेटिव मार्किंग आपको मिलेगी। दैट मीन्स अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है और आपने उसका गलत आंसर दिया है, तो उसके जो है 0.33 मार्क्स जो है नेगेटिव में आ जाएंगे। लेकिन अगर आपने ब्लैंक छोड़ा, देयर इज नो इशू, आपको कोई उसमें पेनल्टी या नेगेटिविटी नहीं दी जाएगी, नेगेटिव मार्किंग नहीं करी जाएगी। सिमिलरली अगर आप किसी गोले को ब्लैक करके साथ उसके बगल वाले गोले को भी, उसके साथ वाले गोले को, सर्कल को ब्लैक कर दें, तो वो इट विल बी टेकन एज द डुअल आंसर, और उसमें भी आपको नेगेटिव मार्किंग जो है दी जाएगी। अब हम बात करते हैं फी की। इसकी फी जो है ₹100 है, 100 रुपए। लेकिन आपको मैं बताना चाहता हूं, जो शेड्यूल कास्ट हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, और जो वार्ड्स हैं, NCOs, JCOs, इनके जो वार्ड्स हैं, इनके लिए कोई फीस नहीं है, 0। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी जो भी आपके क्वेश्चन पेपर आते हैं, दीज आर बाइलिंगुअल, मतलब 2 भाषा में होते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में होंगे। किसी भी एग्जाम की तरह इस एग्जाम में भी आपको मोबाइल ले जाने की परमिशन नहीं है, बिकॉज देयर आर सो मेनी एप्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स विच वन कैन यूज, इसलिए मोबाइल का जो है उसमें यूज बिल्कुल ही बार्ड है। आपको मैं बताऊं, upsconline.nic.in एक साइट है जिसमें आपको पूरे डिटेल्ड इंस्ट्रक्शन मिलते हैं, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि एक्चुअल में एज, वैकेंसीज जो नोटिफिकेशन के लिहाज से चेंज होती है, वो इसी साइट में आएंगी। और जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं तो इसी लाइन में करेंगे, इसी ऑनलाइन जो है साइट में आप सबमिट करेंगे, और उसमें आप अपना प्रेफरेंशियल ऑप्शन भी देंगे सर्विस का, कि आप आर्मी में जाना चाहते हैं नंबर 1, एयरफोर्स में नंबर 2, नेवी में नंबर 3, तो आप जो उसकी प्रायोरिटी प्रेफरेंशियल ऑप्शंस आप देते हैं उसमें जब आप फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन। एक चीज़ मैं और बताऊं, जो यूपीएससी ऑनलाइन जब आप साइट में जाएंगे तो फर्स्ट टाइम और एक टाइम सिर्फ लाइफ में आप अपना OTR कर दें, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, तो उसमें आपकी पूरा जो है डेटा जो है उसमें भरा जाता है, डेट ऑफ बर्थ, वेरियस अदर थिंग्स, आधार नंबर, योर नेम, और जो आपको सिर्फ एक ही बार उसमें मौका दिया जाए 7 डेज की विंडो में, आप एक बार फिर
उसको मॉडिफिकेशन उसका कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं जब आप एग्जाम किसी भी एग्जाम का एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। लेकिन आपने अगर एक बार एग्जाम आपने उसका फॉर्म सबमिट कर दिया तो उसका विड्रॉल नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान में रखनी इस बात को। अब हम बात करते हैं कि पैटर्न एग्जाम का क्या है। तो इसमें जो है 2 पेपर्स है, जिसका पहला पेपर है मैथमेटिक्स का। मैथमेटिक्स के टोटल मार्क्स हैं 300, क्वेश्चन इसमें 120, जैसे मैंने आपको बताया उसमें सारे विकल्प वाले क्वेश्चन हैं, ऑप्शनल। और इसमें जो टाइम है वो अलॉटेड है 150 मिनट्स, यानी कि 2.5 आवर्स। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कि जब आप एग्जाम करते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हर क्वेश्चन में आपने कितना टाइम बिताना है उसमें। अगर आपको लगता है ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो यू मस्ट स्किप एंड गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक डिफिकल्ट क्वेश्चन के सॉल्व करने के उसमें आप नेक्स्ट जो 4 इजी क्वेश्चन हैं वो ना कर पाए एंड यू रन आउट ऑफ टाइम। सो आपको मालूम होना चाहिए कि इतने टाइम के बाद यू शुड स्किप एंड यू शुड गो टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। और टाइम बचता है तो फिर आप दोबारा आइए। देयर आर सर्टेन इजी क्वेश्चंस व्हिच यू कैन जस्ट सॉल्व, जो आपको आते हैं और आप बिल्कुल करके उसको 10 सेकंड्स में भी कर देंगे। एंड देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जिसको आपको सॉल्व करने में टाइम लगेगा। अगर आता है, इफ यू आर रीचिंग टू दैट कंक्लूजन, डू इट। बट लेकिन आपको लगता है कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, स्किप, गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड देन कम बैक अगेन टुवर्ड्स द एंड, जब आप बिल्कुल पूरा क्वेश्चन समाप्त करते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। सो आपको मालूम होना चाहिए कि 120 क्वेश्चंस एंड 150 मिनट्स, दैट इज 2.5 आवर्स। नाउ नेक्स्ट जो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो मैथमेटिक्स में क्या क्या जो सब्जेक्ट्स हैं वो कवर होते हैं। जैसे इसमें है मैट्रिक एंड डिटर्मिनेंट्स, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, एनालिटिकल ज्योमेट्री जो 2-3 डायमेंशंस हैं, देन स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, वेक्टर अलजेब्रा, इंटीग्रल कैलकुलस एंड डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड डिफरेंशियल कैलकुलस। सो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर की। इसमें एक जिसको हम बोलते हैं जीए टेस्ट, जनरल एबिलिटी टेस्ट, इसके 2 हिस्से हैं। एक है इंग्लिश जो कि 200 मार्क्स का है और एक है जीके 400 मार्क्स का। सो ऑल टुगेदर 600 मार्क्स। जनरल एबिलिटी 600, जिसका इंग्लिश 200 एंड जीके 400। इसमें टाइम सेम 2.5 आवर्स, 150 मिनट्स। इसमें क्वेश्चन लेकिन 150 है। जैसे मैथमेटिक्स में 120 है, इसमें 150 क्वेश्चन है। अब आप देखेंगे कि इसका कंपोजिशन क्या है। जब आप जीके की बात करें तो फिजिक्स 25%, केमिस्ट्री 15%, करंट अफेयर्स 10%, ज्योग्राफी 20%, जनरल साइंस 10%, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम फाइटिंग मूवमेंट इज 20%। सो ये जो पूरा जो क्वेश्चन पेपर है 600 का है, 200 इंग्लिश एंड 400 आपका जनरल नॉलेज, और जो मैंने आपको बताया ये इसका कंपोजिशन है 100%। अब हम बात करते हैं रिटर्न। जैसे आपको मालूम है 900, 600 हो गए आपका जीके और इंग्लिश का, और 300 मैथमेटिक्स। तो ऑल टोटल इज 900। एंड एसएसबी जब आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए उसमें भी 900, सो टोटल 1800। अब कई बार हमारे दिमाग में प्रश्न आता है कि मिनिमम मार्क्स कितने। तो मिनिमम मार्क्स हर क्वेश्चन पेपर में आपको टू क्वालिफाई यू शुड हैव मिनिमम 25%। दैट मीन्स अगर आप एक क्वेश्चन पेपर में 65% लेके आते हैं और एक में आप 23% लेके आते हैं, यू विल बी कंसिडर्ड एज फेल। चाहे आप कितना परसेंटेज में जो है स्कोर कर रहे हैं ओवरऑल, लेकिन इसमें आपकी परसेंटेज तभी मानी जाएगी जब आप मिनिमम हर क्वेश्चन पेपर में 25% अचीव करें, अटेन करें। अब कट ऑफ मार्क्स की बात करें तो कट ऑफ मार्क्स मैं आपको ये जो डेटा आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे, आपको मैं बताऊंगा अप्रैल 23, सितंबर 23 एंड अप्रैल 24 के लिहाज से अगर हम चलें तो जो हमारे कट ऑफ मार्क्स हैं वो 301 एंड 664 है ओवरऑल। 301 रिटर्न में 664 ओवरऑल जब मेरिट बनती है, ये लास्ट कट ऑफ मार्क्स है। लेकिन सजेस्टेड ये है कि रिटर्न में अगर आप 340 टू 360 मार्क्स लेके आ जाते हैं तो आप अपना एसएसबी कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली 600 टू 80 टू 700 मार्क्स अगर आपके ओवरऑल एसएसबी और रिटर्न को मिला के आ जाते, सो यू कैन एक्सपेक्ट दैट यू आर गोइंग टू बी मेकिंग इट। आप रिटर्न और एसएसबी दोनों थ्रू हो जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मिनिमम 50 टू 55% मार्क्स का टारगेट करें रिटर्न एग्जामिनेशन में।
जब आप ये दोनों स्टेप्स क्रॉस कर जाते हैं, रिटर्न और एसएसबी, तब आपका आता है मेडिकल, जो कि लगभग उसी स्थान में होता है जहां आप एसएसबी हो रहा है, चाहे वो इलाहाबाद हो, भोपाल हो, रोपड़ हो, कोचीन हो, देहरादून हो, एनी प्लेस वेयर द एसएसबी इज लोकेटेड एंड यू आर अपेयरिंग। सो मेडिकल के बाद अब आपकी पूरी छटनी हो जाती है जब आपको मालूम चलता है कि आपके इतने कैंडिडेट्स आर मेकिंग आफ्टर रिटर्न, एसएसबी एंड मेडिकल। उसके बाद एज पर द नंबर ऑफ वैकेंसीज मेरिट तैयार होगी फाइनल, एंड आपको फाइनल कॉल और फाइनल सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा अकेडमीज में। जब आप आते हैं तो जैसे मैंने आपको बताया, रिटर्न, एसएसबी, मेडिकल, मेरिट, और उसके बाद आप, अगर आप आर्मी के कैडेट्स हैं तो आप आफ्टर दी NDA ट्रेनिंग यू विल गो टू IMA फॉर 1 ईयर, इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, या फिर आप एयरफोर्स अकेडमी दुंदिगल जो तेलंगाना में है वहाँ जाएंगे 1 साल के लिए अगर आप एयरफोर्स के, और नेवी जो एजमाला में केरला में है उसमें अगर आप जाएं तो आपको 1 साल के लिए जाना पड़ेगा आफ्टर NDA, दैट इज इन केस यू आर इन नेवल कैडेट। और यहीं पर ही आपकी जो है इंडियन नेवल अकेडमी भी स्थित है, इसको हम बता रहे हैं एजमाला केरला में। आपको मैं 3 इंपॉर्टेंट साइट्स बता दूं, www.joinindianarmy.nic.in, www.joinindiannavy.government.in एंड www.indianairforce.nic.in। अगर इन 3 साइट्स में आप जाएं तो अगर आपको कुछ भी अप्रेंशन हो, भ्रांतियां हो कि आपका फिजिकल स्टैंडर्ड्स क्या है, आपको आपकी आई साइट कितनी होनी चाहिए, आपको काफ़ी डिटेल में ये इंस्ट्रक्शन इन साइट्स में दिए गए जो कि आप पढ़ सकते हैं और दूर कर सकते हैं अगर आपके दिमाग में कोई क्लैरिफिकेशन है। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आपका कोई एक इंफॉर्मेशन अधूरा है या नहीं दिया गया पूरी तरीके से, तो आप कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। आवर एंडेवर विल बी टू रिस्पॉन्ड टू ईच एंड एवरी क्वेरी। और मैंने अपने इस वीडियो में ट्राई किया कि आपको मैं जो है पूरी जानकारी दूं नेशनल डिफेंस अकेडमी के बारे में, एंड आपको फिर भी अगर कहीं लगता है कि कोई आपको partially there is some information which you need, please feel free to write in the comment box and send it to us. Thank you, and I wish you all the best, and hopefully by God's grace and with your hard work you will be there at the National Defense Academy, Khadagpasla, India. Thank you and Jai Hind.